फिर भारतीय कोड बुक, रेडियो ट्रांसमीटर और V2 गोलियां भी दिखा दी। उन्हें बताया कि किस तरह मैंने कुतुबुद्दीन को V2 गोली नहीं खिलाई, बल्कि अपना असर डालकर उसे कायल किया है कि वो हर हफ्ते हुकूमत के किसी न किसी पॉलिसी पर नुक्ताचीनी करता रहे, ताकि भारतीय इंटेलिजेंस मेरी कारगुजारी से मुतमईन रहे। मैंने शबाना का भी पोल खोल दिया। चौधरी साहब गहरी खामोशी और तवज्जो से मेरी कहानी सुनते रहे। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उन्होंने कोड बुक, V2 गोलियों का पैकेट और रेडियो ट्रांसमीटर अपने कब्जे में लेते हुए जेब से पिस्तौल निकालकर उसका रुख मेरी तरफ करते हुए कहा, शाहजी, मैं आपको पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। मुझ पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। चौधरी साहब ने अपने नौकर को आवाज देकर बुलाया और उसे हुक्म दिया कि थाने फोन करके पुलिस को तलब कर ले। मैं सर पकड़कर बैठ गया। गोया एक काल कोठरी मेरा मुकद्दर बनने वाली थी, जहां मैं अजियतें सहते और एड़ियां रगड़ते हुए मर जाऊंगा। ऐसी इबरतनाक मौत मेरी मंजिल नहीं थी। मैं कमांडो था, दुश्मन की जान से खेलते हुए अपनी जान बचाने वाला एक सरफरोश। मुसीबत यह थी कि मेरे सामने मेरे अपने ही वतन का एक जिम्मेदार ऑफिसर था, जो नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है, और मुझे ये गवारा नहीं था कि मैं कैद में डाल दिया जाऊं। अभी पुलिस नहीं आई थी। मैंने चौधरी साहब को कायल करने की बहुत कोशिश की और उसे फैसलाबाद वाली कुलसूम का भी हवाला दिया कि वो उसको बुलाकर मेरे बारे में तस्दीक कर सकते हैं कि मैं भारतीय जासूस नहीं हूँ। लेकिन चौधरी साहब पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसके पिस्तौल का रुख बदस्तूर मेरी तरफ ही था। तब मैंने कमांडो एक्शन करने का फैसला कर लिया। चौधरी साहब मेरे सामने वाले सोफे पर बैठे हुए थे। उनका और मेरे दरमियान सिर्फ एक गोल छोटी मेज थी, जिस पर शीशे की एस्ट्रे मौजूद थी। उनकी आंखें मुझ पर मरकूज थीं। मुझे सिर्फ इतनी मोहलत चाहिए थी कि चौधरी साहब की तवज्जो किसी तरीके से एक सेकंड के लिए दूसरी तरफ हो जाए। ये मौका कुदरत ने मुझे फौरन मुहैया कर दिया। अचानक ही दरवाजे का पर्दा हटा और चौधरी साहब की 4 साला बच्ची दौड़ती हुई आई और डैडी टीवी पर फ्रेगल रॉक लगा है, ये कहती हुई चौधरी साहब की तरफ लपकी। चौधरी साहब की तवज्जो मेरी तरफ से हट गई। उन्होंने बेटी की तरफ नागवारी से देखा। बस मुझे इतनी ही मोहलत दरकार थी। मेरी बाएं टांग ने हरकत की और गोल मेज के नीचे पूरी ताकत से टकराई। मेज उछलकर चौधरी साहब से टकराई। उन्होंने फायर कर दिया। गोली मेज के तख्ते को तोड़ती हुई मेरे करीब से निकल गई, लेकिन इस दौरान में मैं चौधरी साहब की टांगों को पकड़कर उन्हें सोफे की दूसरी तरफ गिरा चुका था। पिस्तौल उनके हाथ से छूटकर कालीन पर गिर पड़ा। उनकी बच्ची चीखती हुई दूसरे कमरे की तरफ भाग गई। मैंने लपक कर पिस्तौल उठा लिया। उसका चैम्बर गोलियों से भरा हुआ था। मैंने पिस्तौल की नाल चौधरी साहब की गर्दन के साथ लगा दी और उन्हें फर्श से उठा दिया। उनकी बेगम और नौकर घबराए हुए कमरे में दाखिल हुए। बीवी ने अपने खामद को पिस्तौल की जद पर देखा तो उसके हल्क से चीख निकल गई। मैंने उन्हें भी दीवार के साथ एक तरफ खड़ा कर दिया। पुलिस किसी भी वक्त आ सकती थी। मैंने चौधरी समेत सबका मुंह दीवार की तरफ करके खड़ा कर दिया। फिर मेज के दराज में से अपनी जासूसी की चीजें यानी रेडियो ट्रांसमीटर, V2 गोलियों का पैकेट और कोड बुक अपने कब्जे में की और खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। शाम गहरी हो चुकी थी। दरख्तों के नीचे गहरा अंधेरा था। पिस्तौल मेरे हाथ में थी। मैं कोठी की पिछली दीवार फलांग गया। ये सारा इलाका मेरा देखा भाला था। होटल वापस जाने की बजाय मैं इस्लामाबाद की मेन मार्केट की तरफ चल पड़ा। चौधरी साहब ने एतबार न करके मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि थोड़ी सी भी ताखीर हो और चौधरी साहब इस्लामाबाद में शबाना भट्ट और फैसलाबाद में भारतीय जासूस जगदीश उर्फ मास्टर फिरोजदीन की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दें। उनकी गिरफ्तारी से सारा खेल बिगड़ सकता था। मार्केट में जाते ही मैंने पब्लिक टेलीफोन बूथ से चौधरी साहब को फोन कर दिया। दूसरी तरफ से चौधरी ने ही रिसीवर उठाया। जब मैंने अपना तारुफ करवाया तो मुझे एहसास हुआ कि वो मारे हैरत की अपनी जगह से उछल पड़े हैं। मैंने कहा, चौधरी साहब, मैं आपकी गिरफ्त से आजाद हो चुका हूं और आपकी सारी पुलिस मिलकर भी मुझे दोबारा गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन मैं खुद आपके पास आ रहा हूं। आप अपनी कोठी पर मौजूद रहें। आपका पिस्तौल भी मेरे पास है। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने मार्केट से निकलकर एक टैक्सी पकड़ी और सीधा चौधरी साहब की कोठी पहुंच गया। 8:30 का वक्त था। कोठी का गेट बज़ाहिर सुनसान था, लेकिन मुझे मालूम था कि चौधरी साहब की सिक्योरिटी के आदमी आसपास छुपे हुए हैं। मुझे उनकी परवाह नहीं थी। मैं ये सब कुछ अपने वतन पाक की सालमियत और इस्तेहकाम की खातिर कर रहा था और चौधरी साहब को इस अमर की यकीन दहानी के लिए ही फरार होने के बाद उनकी कोठी पर आ गया था। जो ही मैं खाली बरामदे में दाखिल हुआ, पीछे से 3 आदमियों ने मुझे दबोच लिया। एक तरफ से चौधरी साहब नमदार हुए। उन्होंने अपने आदमियों को इशारा किया कि मुझे उनके कमरे में पहुंचा दिया जाए। ड्राइंग रूम में ले जाकर मेरे हाथ पीछे बांध दिए गए। चौधरी साहब ने मेरी जेब से पिस्तौल निकाल लिया और सिक्योरिटी के आदमियों को बाहर भेज दिया। चौधरी साहब, क्या आपको अब भी यकीन नहीं आया कि मैंने जो कुछ आपके सामने बयान किया था वो सच है? चौधरी साहब पर मेरी बातों का और मेरी वापसी का असर हो चुका था। उन्होंने पिस्तौल मेज पर रखा और उठकर मेरे बाजू रस्सियों से आजाद कर दिए। वापस सोफे पर बैठे और कहा, अब मैं चाहूंगा कि जिस जासूस औरत शबाना और फैसलाबाद के जगदीश चंद की निशानदही की है, उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लूं। तुम मुझे जगदीश चंद का एड्रेस बताओ। मैंने अपनी कलाई पर हाथ फेरते हुए कहा, चौधरी साहब, यही वो नुक्ता है जहां मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। जगदीश चंद भारत का मास्टर स्पाई है। शबाना जानी सिंधिया ने भी इस्लामाबाद में जाल फैला रखा है।
एक जासूस तो मुझे रेलवे स्टेशन पर भी मिला था। हम शबाना और जगदीश चंद को बड़ी आसानी से गिरफ्तार भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने आपकी अजियतें बर्दाश्त कर ली और कुछ न बताया या खुदकुशी करने में कामयाब हो गए तो हम इस रैकेट के दूसरे जासूसों को सारी जिंदगी न पकड़ सकेंगे। आप सिर्फ मेरे बताए हुए मुल्क दुश्मन अनासिर को गिरफ्तार करते जाएं। इस वक्त मैं भारतीय इंटेलिजेंस के एक अहम तरीन जासूस की हैसियत से यहाँ काम कर रहा हूँ। मुझे इस गुरूह का एतमाद हासिल है, चुनाचे मेरे लिए उनके एक एक आदमी का खोज लगाना कोई मुश्किल काम नहीं। चौधरी साहब को मेरी बातों का यकीन आ गया था। मैंने उनकी तरफ झुककर कहा, अब आपको एक काम करना है, मेरी गिरफ्तारी और फरार की खबर आम न होने पाए, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? वो बोले, तुम फिक्र न करो, ये बात बाहर नहीं निकलेगी। तुम बताओ तुम्हारा अगला प्रोग्राम क्या है? मैंने इत्मीनान से सोफे की पुश्त से टेक लगा दी। शबाना के पास मरकजी हुकूमत के एक निहायत अहम महकमे के 2 अफसर आते हैं। मुझे शबाना ने बताया है कि वो उनसे अहम मुल्की राज हासिल करती है। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों अफसरों को किसी बहाने फौरन बर्खास्त करके गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि वो आइंदा दुश्मन को कोई इत्तला न पहुंचा सके। मैंने चौधरी साहब को दोनों अफसरों की हुलिये और उनके महकमे के बारे में बताया तो वो दांतों तले उंगली दाब कर रह गए। कहने लगे, यकीन नहीं आता कि ऐसे जिम्मेदार अफसर भी मुल्क के खिलाफ जासूसी कर सकते हैं। मैंने कहा, ये जिम्मेदार अफसर नहीं है, जिम्मेदार अफसर ऐसा कभी नहीं करते। अब मैं जाता हूँ, मैं आपसे राब्ता रखूंगा। मैं अपना शनाख्ती नाम दरवेश बताया करूंगा, आपके लिए यही मेरा कोड होगा। चौधरी साहब ने अपनी जेब में से एक छोटी सी पॉकेट बुक निकाली और कागज के एक छोटे से टुकड़े पर अपना एक इंतहाई खुफिया फोन नंबर लिख कर दिया और कहा, ये मेरा खास नंबर है, तुम मुझे जहां से भी इस नंबर पर फोन करोगे तुम्हारा पैगाम फौरी तौर पर मुझे पहुंचा दिया जाएगा। मैं चौधरी साहब की कोठी से निकला तो मेरा दिल एक बहुत बड़े बोझ से आजाद हो चुका था। एक खतरनाक तरीन मसला हल हो गया था और अब मैं पाकिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासिर की बीख कनी के लिए आजाद हो गया था। दूसरे रोज नाश्ता करने के बाद मैं कस्तन शबाना की कोठी जा पहुंचा। मैं ये मालूम करना चाहता था कि मेरी निगरानी हो रही है, ये मेरा वहम है। शबाना भी अपनी ख्वाबगाह में सो रही थी। उसकी उधेड़ उम्र मुलाजिमा ने मुझे अपनी मालिकन का पीर समझकर बड़े एहतराम से ड्राइंग रूम में बिठा दिया। मैंने मुलाजिमा के सर पर हाथ फेर कर उसे दुआ दी और तस्बीह करने लगा। वो मेरे लिए चाय बना कर ले आई और फिर मेरे कदमों में बैठकर अपने बेटे के बारे में कहने लगी कि जब से वो दुबई गया है उसने कोई पैसा नहीं भेजा, अपनी माँ को भुला दिया है। कोई ऐसा अमल पढ़े कि वो मेरे पास वापस आ जाए। मैंने उसे कहा कि वो सुबह नमाज के बाद सूरह फातिहा 11 बार पढ़कर खुदा से अपने बच्चे के बारे में दुआ किया करे। 1 घंटे बाद शबाना आ गई। उसके खूबसूरत बाल शानों पर बिखरे हुए थे। उसने सुर्ख रंग का रेशमी गाउन पहन रखा था। मुझे देखते ही झिटक सी गई। फिर उसने नौकरानी को मार्केट भेज दिया और दरवाजा बंद करके बोली, कर्नल मनी, तुम रात चौधरी साहब की कोठी पर क्या करने गए थे? इसका मतलब था कि मेरी निगरानी हो रही थी। मैंने तस्बीह कलाई पर लपेटते हुए कहा, माय डियर, तुम्हें शायद अभी तक इस हकीकत का एहसास नहीं हुआ कि मुझे इंडियन सीक्रेट सर्विस ने कितने अहम मिशन पर भेजा है। ये बात मेरे मिशन में शामिल है कि मैं इस मुल्क की सीक्रेट सर्विस के चीफ पर अपना रूहानी असर डालूं और मुफीद मालूमात हासिल करूं। भगवान की दया से मैं इसमें कामयाब हो गया हूं। चौधरी साहब भी मेरे मुरीद बन गए हैं। उसने मुस्कुरा कर पूछा, फिर कोई खास बात मालूम हुई? मैंने उसके पास आने वाले सरकारी अफसरों की गिरफ्तारी की पेशबंदी करते हुए कहा, पहली मुलाकात में इस किस्म की हिमाकत नहीं कर सकता था, लेकिन बातों ही बातों में मुझे हल्का सा सुराग मिला है कि हुकूमत को अपने बाज मुलाजिमीन पर शुबा है और उनकी निगरानी हो रही है, इसलिए तुम्हें होशियार रहने की जरूरत है। शबाना खामोशी से अपने लिए चाय बनाने लगी, फिर प्याली अपनी नाजुक उंगलियों में थाम कर बोली, कर्नल मनी, मैं पिछले कई सालों से भारत माता की सेवा कर रही हूँ। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली। शायद इंडिया में मेरे बारे में तुम्हें पूरी ब्रीफिंग नहीं की गई। उसे शायद मेरी बात पसंद नहीं आई थी। मैंने वहां से चले आने में ही मसलहत समझी। मैं चलने लगा तो वो सिगरेट का हल्का सा कश लगाते हुए मेरे करीब आई और एक अदाए खास से सिगरेट का धुआं मेरी तरफ फेंकते हुए बोली, तुम्हारे लिए एक खुफिया पैगाम है। मैंने सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देखा। कालिदास ने रात 12 बजे फोन किया था, फौरन फैसलाबाद जाकर जगदीश चंद से मिलो। मैं समझ गया कि कालिदास उस इंडियन जासूस का नाम होगा जो मुझे रेलवे स्टेशन के 3rd क्लास वेटिंग रूम में मिला था। मैंने आहिस्ता से इस बात में सर हिला दिया, ओके सिस्टर, नमस्कार। शबाना में जवाब में बड़ी मानी खेज लेकिन मीठी आवाज में कहा, नमस्कार। दरवाजे के करीब जाकर मैंने पलट कर देखा तो वो मुझे तिरछी नजरों से देख रही थी। सिगरेट उसके होंठों में सुलग रहा था। कर्नल मनी, खाना मेरे साथ नहीं खाओगे? उसने पूछा। मेरे कदम वहीं जम गए। एक बार तो जी चाहा कि उसकी ये दावत कबूल कर लूं, लेकिन फिर मैंने खुद पर काबू पा लिया और नफी में सर हिलाकर आगे बढ़ने लगा। कर्नल मनी, तुम एक चीज भूले जा रहे हो। मैंने पलट कर देखा, उसके हाथ में एक सफेद लिफाफा था। उसने लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया, इसे कमरे में जाकर खोलना। होटल के कमरे में पहुंचकर मैंने लिफाफा खोला। उसमें जर्द कागज तह किया हुआ रखा था। उस कागज पर फैसलाबाद के जगदीश चंद उर्फ मास्टर फिरोजदीन की घड़ियों की दुकान का एड्रेस टाइप किया हुआ था। मुझे सुबह फैसलाबाद के लिए रवाना होना था। मैंने रात को ही होटल का सारा हिसाब चुकाकर ब्रीफकेस तैयार कर लिया।
पलंग के गद्दे के नीचे से जहरीला सिगार निकालकर अपने चोगे की अंदरूनी जेब में रख लिया। फिर मुंह अंधेरे ही फैसलाबाद की तरफ रवाना हो गया। फैसलाबाद मेरे लिए अजनबी शहर नहीं था। मैं उसके तमाम गली कूचों और बाजारों से वाकिफ था। मैं सीधा मतलूबा बाजार में पहुंचकर मास्टर फिरोजदीन की दुकान के सामने जा खड़ा हुआ। ये एक छोटी सी दुकान थी। 50-55 साल का एक मुनहनी सा आदमी आंख पर मुहद्दब अत्सा चढ़ाए ये घड़ी की मरम्मत कर रहा था। सर के छोटे छोटे बाल मेहंदी रंगे हुए थे। मैंने अपनी कलाई की घड़ी उतारी और दुकान में दाखिल हो गया। मेरे सवाल के जवाब में उसने वालेकुम अस्सलाम कहा और आंख से खोल उतार कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें करिंजी थीं और उनमें बला की तेज चमक थी। ये हिंदू 8-10 बरस से पाकिस्तान के इस सनती शहर में बैठा भारत के लिए जासूसी कर रहा था और किसी को कानो कान खबर न थी। मैंने घड़ी उसके सामने काउंटर पर रख दी। कभी कभी चलते चलते रुक जाती है, ये जरा देखिए इसमें क्या खराबी है। मास्टर फिरोजदीन ने घड़ी को उलट पलट कर देखा और बोला, ये तो ऑटोमेटिक है मौलवी साहब, इसे बांधे रखा करें, खोल कर रखेंगे तो ये बंद हो जाएगी। दुकान की दीवारों पर इस्लामी कैलेंडर और अल्लाह के मुख्तलिफ नामों के खते लगे थे। शीशे की एक अलमारी में पुरानी घड़ियां लटक रही थी। दुकान के पीछे एक छोटा सा दरवाजा था जिस पर नस्वारी रंग का पर्दा पड़ा हुआ था। एक फैशनेबल औरत दुकान में दाखिल हुई तो वो उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। फिर दराज से एक लेडीज रिस्ट वॉच निकाल कर उसके सामने रख दी। बेगम साहब, ये तो मैंने कल ही ठीक कर दी थी। खातून ने घड़ी अपने पर्स में रखते हुए उजरत पूछी तो उसने निहायत खुश इखलाकी से कहा, बेगम साहिबा, इसमें कोई खास खराबी नहीं थी, आपकी अपनी दुकान है, मैं कोई उजरत नहीं लूंगा। खातून बोली, नहीं नहीं मास्टर जी, आपने मेहनत की है। ये कहकर खातून ने पर्स में से 50 का नोट निकाल कर सामने रख दिया और वापस चली गई। घड़ीसाज ने नोट उठाकर काउंटर की दराज में रख लिया और मेरी तरफ बेजारी से देखकर बोला, मौलवी साहब, आपकी घड़ी बिल्कुल ठीक है, बस इसे सोते वक्त भी बांधे रखा करें। मैंने घड़ी उठाकर जेब में रखी और कहा, कागज का टुकड़ा मिल जाएगा, मैं आपको अपना एड्रेस लिख देना चाहता हूँ। वो बोला, इसकी क्या जरूरत है मौलवी जी। मैंने कहा, शायद आपको कभी मेरी जरूरत पड़ जाए। उसने इंतहाई बेदली से कागज निकाल कर मेरे सामने रख दिया और अपना काम करने लगा। मैंने जेब से पेंसिल निकाली और कागज पर हिंदी में लिखा, मिशन पाम ऑयल नारोमनी। कागज का टुकड़ा मैंने उसके सामने कर दिया। उसे पढ़ते ही घड़ी साज की आंखों से लगा हुआ खौल जैसे अपने आप नीचे गिर पड़ा। एक पल के लिए वो अपनी जगह पर साकित हो गया। उसने मेरी तरफ आंख उठाकर भी न देखा। हाथ में पकड़ी हुई घड़ी उसने दराज में डाली और दूसरी दराज से एक नीले डायल वाली घड़ी निकाल कर दिखाते हुए कहा, ये घड़ी देखिए, आपको सस्ते दामों दे दूंगा। वैसे मेरे पास आपके लायक एक नायाब घड़ी भी है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वो दुकान की पिछली कोठरी में चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे गया। दरवाजा बंद करते ही उसने मुझे चारपाई पर बैठने का इशारा किया। चारपाई पर मैला सा बिस्तर लगा हुआ था। कोने में तपाई पर चाय की केतली और प्याले पड़े थे। एक रोशनदान में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। उस कोठरी में एक तंगो तारीक गुसल खाना भी था। घड़ी साज गुसल खाने में चला गया। वो वापस आया तो उसके हाथ में कागज का एक मैला सा टुकड़ा था। कागज मेरी तरफ बढ़ाकर वो भी चारपाई पर बैठ गया। कागज के टुकड़े पर सिर्फ एक गोल दायरा बना हुआ था जिसमें 3 लकीरें एक दूसरे को काटती हुई गुजर रही थी। वो बोला, तुम्हारा पंजाब का मिशन मुकम्मल हो गया है। कुतुबुद्दीन ने हुकूमत के खिलाफ जो बयान दिया है वो मैंने पढ़ लिया है। अब तुम कराची जाओ। कराची में इस वक्त सिंध और बलूचिस्तान के 2 ऐसे लीडर मौजूद हैं जो तुम्हारा टारगेट है। यूरोप पहले तो हुकूमत के खिलाफ थे मगर कुछ अरसे से ये हम नवा बन गए हैं। उनसे मिलो और उन्हें V2 गोलियां खिलाओ। उसके बाद तुम्हें अपने चौथे टारगेट के लिए पेशावर जाना होगा। कराची में तुम्हें क्लिफ्टन से 2 मील दूर समंदर के किनारे एक झोंपड़ी में एक मजजूब फकीर मिलेगा। उसे ये कागज दिखा देना, वो तुम्हें गाइड करेगा। अब फौरन जहां से चले जाओ। जगदीश चंद ने जल्दी जल्दी कहा। मैं खामोशी से उठकर वहां से आ गया। मैं एक होटल में दोपहर का खाना खाकर लारियों के अड्डे पर पहुंचा। वहां से एक एक्सप्रेस फ्लाइंग कोच मिल गई जिसने मुल्तान पहुंचा दिया। मुल्तान से शाम की फ्लाइट से मैं कराची की तरफ परवाज कर गया। कराची पहुंचा तो रात हो चुकी थी। उस वक्त क्लिफ्टन वाले जासूस मजजूब से मिलना मुनासिब नहीं था, इसलिए एक होटल में कमरा लिया, गुस्ल किया, रात का खाना खाया और सो गया। सुबह उठकर पहला काम ये किया कि मार्केट में जाकर शलवार कमीज का नया सूट खरीदा, क्योंकि जो सूट मैंने पहन रखा था वो मैला हो गया था। कराची में सर्दी बिल्कुल नहीं थी। मैंने एक सिंथी टोपी खरीद कर सर पर पहन ली। गर्म चादर कमरे में ही रहने दी। अपना जासूसी का सामान सुदरी में छुपाया और होटल से निकलकर टैक्सी में क्लिफ्टन की तरफ रवाना हो गया। मौसम साफ था। फजा में हल्की हल्की गर्मी थी मगर खुशगवार हवा चल रही थी। क्लिफ्टन से एक नई सड़क समंदर के साथ साथ आगे बने हुए नए फ्लैटों की तरफ जाती है। उस सड़क पर कोई 1.5 मील चलने के बाद मैंने टैक्सी छोड़ दी और तस्बीह हाथ में लिए खिरामा खिरामा समंदर के किनारे चल पड़ा। आधा मील चला हूंगा कि दाहिनी जानिब जहां फ्लैटों का सिलसिला खत्म होता था वहां एक जगह रेत के छोटे से टीले की ओट में एक झोंपड़ी नजर आई। बाहर कुछ मर्द और औरतें बैठी थीं। समझ गया कि मतलूबा आदमी उसी झोंपड़ी में मुकीम है और उसने जहां नकली पीरी मुरीदी का पाखंड रचा रखा है।
मेरा अपना हुलिया भी दरवेशों जैसा ही था। मुझे देखकर मर्द और औरतें अदब से उठ खड़ी हुई। 2 आदमियों ने तो आगे बढ़कर मेरे पांव भी छुए। मैंने उनके सर पर हाथ रखकर कहा, हम बाबा जी से मिलने बड़ी दूर से आए हैं, क्या बाबा झोंपड़ी में मौजूद हैं? एकदम से अंदर से आवाज आई, जिधर से आए हो उधर ही वापस चले जाओ, हम इस वक्त किसी से नहीं मिल सकते। मैंने दिल में कहा कि तेरा बाप भी मिलेगा, जरा ठहर तो सही, तेरी पीरी मुरीदी ऐसी निकालूंगा कि सारी जिंदगी जेल में पड़ा सड़ता रहेगा। मैंने तस्बीह वाला हाथ अपनी दाढ़ी पर फिर कर कहा, बाबा जी हम फैसलाबाद से चलकर तुम्हारे पास आए हैं। अंदर से वही करख्त मगर पुरजलाल आवाज बुलंद हुई, भाग जाओ फैसलाबाद, नहीं तो यहीं राख कर दूंगा। मुझे बड़ा गुस्सा आया।